बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। देखिए, इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी के पास फिर से प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। यूएस एम्बेसी की तरफ कई सारे लोग बढ़ते हुए दिखे, पूरी एक भीड़ बकायदा वहां पर बढ़ती हुई दिखी है। खामनेई की मौत के बाद से पाकिस्तान में भारी नाराजगी यहां पर देखी गई है। कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला भी किया था, वो तस्वीर हमने यहां पर आपको दिखाई थी। और अब पाकिस्तान में देखिए आगजनी की कई सारी तस्वीरें इस्लामाबाद से सामने आ रही हैं। खामनेई देखिए न केवल ईरान में बल्कि कई सारे देशों में अपनी अच्छी खासी पहुंच रखते थे, और उन्होंने जो कहा पत्थर की लकीर एक तरीके से यहां पर होता था, और वो हमने देखा भी किस तरीके से लोग अब उनके प्यार में अब बाहर निकलते हुए यहां पर अलग अलग देशों में सामने आ रहे हैं। अंशु जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंशु जोशी जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी रखिए। जी, तो ये खामेनेई के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और आर्टिकल 119 में जो बात कही गई है कि बहुत जस्ट, पायस और बहुत एक एक्सपीरियंस्ड इमाम होने चाहिए। तो सुबह से जो खबरें आ रही थी कि खामेनेई के बेटे को सुप्रीम कमांडर बनाया जा रहा है, हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे, तो मुझे ये आश्चर्य भी हो रहा था, क्योंकि ये एक प्रोविजन है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू जा करके नए सुप्रीम कमांडर को चुना जाता है। तो अब हमने ये नाम आते हुए देखा है। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मेरे ख्याल 66-68 वर्ष के हैं ये, और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, राइटर रहे हैं, और काफी वहां के माने हुए एक क्लेरिक हैं। तो इनको चुना गया है, और अब ये अपनी सेना और IRGC के साथ में किस तरह से, और निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक पूरा एक पैरेलल है ईरान का, तो पेजेश्कियान के साथ में मिलकर के किस तरह के निर्णय लेते हैं, अब ये हम आगे लेते हुए देखेंगे शिवानी कि अभी क्या बहुत अच्छे से अंशु जी आपने यहाँ पर बताया कि एक चेहरा अगला कौन है जिसको जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर फिलहाल जो 13 तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, इजरायल का ऑपरेशन शेर की दहाड़ यहाँ पर चल रहा है। नेतन्याहू का एक पूरा अटैक है। ईरान के कई सारे शहरों में खासतौर पर रिहायशी इलाकों पर भी अटैक किया गया, उन तमाम जगहों पर अटैक किया गया है जहां पर इजरायल को ऐसा लगता है कि वहां पर कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जो वहां की सत्ता को संभाले, IRGC को लीड करे, वहां की आर्मी को लीड करे, वहां के लोगों को भड़का सके। उन तमाम चेहरों को यहाँ पर चिन्हित कर करके आप देखिए कैसे टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। और ईरान के बहुत सारे शहर इस वक्त तबाह हुए हैं। एक बड़ी तबाही ईरान यहाँ पर देख रहा है। ईरान बार बार कहता था उसके बाद कोई उसके पास सीक्रेट वेपन है, सीक्रेट वेपन है, बहुत सारी मिसाइलें हैं, वो हारेगा नहीं, वो जवाब देगा। आज भी उसने यही चीज कही कि हम ऐसा जवाब देंगे अमेरिका और इजरायल को कि कभी उन्होंने देखा नहीं होगा, कभी उन्होंने सुना नहीं होगा। लेकिन अब उसी का इंतजार कर किया जा रहा है कि कब होगा यह हमला जिसका जिक्र बार बार ईरान कर रहा था, अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करता हुआ वो दिख रहा था अपनी बातों में। वो पोजीशन यहां पर धरातल पर तो दिखती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही, और जिस रणनीति का उसने इस्तेमाल किया वो भी बिल्कुल यहां पर देखिए किस तरीके से उसको और बिखेरती हुई नजर आ रही है। खुद के घर के अंदर उसके लोग एकजुट नहीं है, दो धड़ों में बढ़ गए हैं। इसके अलावा तमाम 8 से 10 देशों पर जो कि अरब नेशन है उन पर उसने अटैक कर दिया। और सबसे शॉकिंग अटैक आज अगर कोई था तो वो ओमान पर अटैक था। कल भी देखिए, गल्फ कंट्री का हिस्सा है ओमान पर कल भी अटैक हो सकता था, लेकिन आज उसने ओमान को चुना। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा इजरायल, ईरान और ओमान के। तो ओमान को चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर ईरान के लिए रहा है, उसको लेकर भी हम चर्चा यहां पर करेंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को जंग के दायरे में ला दिया है। यूएई और बहरीन में धमाकों के बाद तनाव चरम पर है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि उसका निशाना खाड़ी देश नहीं है बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ढांचा है। अदावत इजरायल यूएसए से, हमला पड़ोसियों पर क्यों? यूएई और बहरीन क्यों आ गए ईरान के निशाने पर? मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और इजरायल पर ईरान के हमले ने पूरे मध्य पूर्व को आग की लपटों में झुलसा दिया है। ईरान ने अपने कई पड़ोसियों पर कहर बरपा दिया है। यूएई और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, लेकिन तेहरान का दावा है उसका निशाना खाड़ी देश नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। पड़ोसी नहीं, अमेरिकी ठिकाने निशाने पर। ईरान साफ कह रहा है कि उसका हमला यूएई या बहरीन की सरकारों पर नहीं बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर है। बहरीन की राजधानी मनामा में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का मुख्यालय है, जो खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर के हिस्सों में अमेरिकी अभियानों की कमान संभालता है। मिसाइल हमले में इसी मुख्यालय को निशाना बनाए जाने की पुष्टि बहरीन ने की है। संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी सीमित लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है।
अबू धाबी के दक्षिण में मौजूद अल धाफरा एयरबेस अमेरिकी वायुसेना का प्रमुख ऑपरेशनल बेस है। यहाँ से अमेरिकी और यूएई वायुसेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाती है। निगरानी विमान, फाइटर जेट और ड्रोन ऑपरेशन इसी बेस से संचालित होते हैं। इसके अलावा दुबई का जेबल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है। यह आधिकारिक सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स यहाँ नियमित रूप से आते जाते हैं। रणनीतिक दबाव या सीधा संदेश। जानकारों के मुताबिक ये हमले सिर्फ सैन्य जवाब नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव की कोशिश भी है। ईरान चाहता है कि खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डालें ताकि उसके खिलाफ हमले रुकें। यानी तस्वीर साफ है, ईरान पड़ोसियों को नहीं बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी ताकत को संदेश दे रहा है। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता के नए दौर में धकेल दिया है। इस युद्ध से कोई भी इस्लामिक देश अछूता नहीं है और ऐसे में बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान भी इस युद्ध की आंच झेल रहा है। इस्लामाबाद में भी आगजनी की खबर सामने आई। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी के पास प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। लोग बाहर निकले हैं। यूएस एम्बेसी की तरफ लगातार एक भीड़ बढ़ती हुई वहां पर दिख रही है। खamenei की मौत से पाकिस्तान में भारी नाराजगी यहां पर देखी गई। कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर भीड़ ने यह हमला यहां पर किया। आप देखिए, आंसू गैस के गोले बाकायदा दागे गए। नारेबाजी वहां पर होती चली गई। अमेरिका के खिलाफ ये नारेबाजी यहां पर हुई। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने बहुत कोशिश की है कि अमेरिका के साथ अपने संबंध वो अच्छे रखे, मजबूत रखे। और इससे पहले आपने देखा भी वहां के जो आर्मी चीफ भी हैं, वक्त वक्त पर पाकिस्तान जाते रहते हैं, ट्रंप के पास जाते रहते हैं। लेकिन वहां की जनता बता रही है कि कितना गुस्सा वहां के लोगों के अंदर है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और ये तस्वीर वहां से जो सामने आ रही है सब कुछ साफ कर देती है कि वहां के लोग आखिर क्या चाहते हैं। वो चाहते थे खamenei को, वो खamenei को पसंद करते थे। उनका जो जिस तरीके का उनका हमेशा से कार्यकाल रहा है उसको पसंद करते थे। और ऐसे में ये तस्वीर वहां से जो सामने आई है सब कुछ साफ करती है। पाकिस्तान हमेशा से वहां के जो हुक्मरान हैं वो खुद को सुनते आए हैं, कभी जनता को उन्होंने सुना नहीं। और इसीलिए ये तस्वीर आज यहां से उत्पन्न यहां पर हुई है। अब इस्लामाबाद में ही आप देख लीजिए, एक बड़ा इलाका, एक बड़ा प्रांत वहां का। और ऐसे में वहां जो यूएस एम्बेसी मौजूद है वहां पर ये हालात इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग इकट्ठा हैं, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, खamenei जिंदाबाद के नारे वहां पर लग रहे हैं। और ऐसे में लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमान काफी ज्यादा आबादी में वहां पर रहते हैं, लेकिन शिया मुसलमान कुछ ही आबादी में वहां पर हैं। इसके अलावा अहमदिया मुसलमान भी वहां पर हैं। जो शिया मुसलमान हैं उनमें बहुत अच्छी पहुंच कहा जाता है कि यहां पर खamenei रखते थे। फिर चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, ईरान में तो उनकी पहुंच थी ही अच्छी खासी, लेकिन उसके अलावा भी तमाम मुस्लिम देश में जहां पर शिया आबादी है वो उनको मानते थे, वो उनको समझते थे। और ऐसे में ये अलग अलग तस्वीरें इसी वजह से यहाँ पर सामने आ रही हैं। और लगातार इंटरनेशनल मामलों की एक्सपर्ट अंशु जी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है। अंशु जी, क्या हो जाता अगर खamenei बात मान लेते? क्योंकि खamenei की कहीं ना कहीं गलती तो थी, वो अपनी कट्टरता में रह गए, अपने ही बातों में रह गए, अपनी चीजें चलाने में रह गए, क्योंकि नई जनरेशन आ गई थी और वो पुराने हो चुके थे। उन्होंने नई जनरेशन को समझा नहीं और इसका नतीजा ये हुआ कि इसका फायदा सीधे सीधे अमेरिका ने उठाया, उनके खिलाफ लोगों को भड़काया और लोगों ने देखिए क्या किया। शिवानी, फिर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया है जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। ईरान में अपने से जनता सड़कों पे थी, विशेषकर जेनजी और महिलाएं। आपको महसा अमीनी का केस भी याद होगा कि किस तरह से कुछ वर्षों पहले जब उन्होंने हिजाब का विरोध किया था और उनके समर्थन में कई पुरुष भी आए थे, उन्होंने अपने बाल काट लिए थे, तो उनको पुलिस कस्टडी में किस तरह से उनकी कैसे दिल दहलाने वाली मौत हुई थी। और ये एक रिफ्लेक्शन था ईरान की उस बदली हुई, थोपी हुई संस्कृति का, जो पहले khomeini और फिर खamenei ने ईरान के लोगों पर थोपी। अगर आप 2500 वर्ष पूर्व के ईरान के पर्शियन कल्चर को देखते हैं तो उस कल्चर का इस कट्टरपंथी इस्लामी कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है। तो धीरे धीरे आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जैसे जैसे जेनजी आई, जैसे जैसे स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और मुखरता बढ़ती गई, तो फिर उनको लगा कि ये हम कैसे रिजीम में रह रहे हैं, ये तो हमारा देश है, यहाँ हमारी एथनिसिटी रही है और हमारा ये कट्टरपंथी इस्लामी कल्चर है ही नहीं, तो इसका विरोध होना शुरू हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में ये प्रॉक्सीज जो है, हमास है, हुती है, हिजबुल्ला है, इन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने के, फंड करने के चक्कर में ईरान में ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन पहुंच गया था। कीमतें कितनी बढ़ी हुई थी, जनता कितनी परेशान थी। वहां पर जो एमएसएमई के लोग थे या वहां पर जो छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग थे वो बहुत परेशान थे। तो आम आदमी, महिलाएं, काम करने वाले लोग, बच्चे सब सड़कों पर आ गए थे।